Hello and welcome. I'm your SSC teacher Sonu Kasana, and today we are going to read this chapter, SSC chapter, our past say, the new king and kingdoms. Let's start. From Urair to Tanjore. How did the Chol rise to power? A minor chiefly family known as the Murtiyar held power in the Kaveri Delta. चोल शक्ति में किस तरह से आए? एक निचले तबके के परिवार से आने वाले मुर्तियार कावेरी डेल्टा में शक्ति को पकड़े हुए थे, यानी शक्ति रखते थे। देवर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ द कंचीपुरम। वे सबॉर्डिनेट थे, मतलब पूर्व अनुवर्ती थे पल्लव किंग्स के कंचीपुरम में। विजयलारा who belonged to the ancient chiefly family to the Chols from Urair। एक विजयलारा था जो पुराने चोल राजाओं से जुड़ा हुआ था, चोल परिवार से जुड़ा हुआ था, उरैर की तरफ से। कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुर्तियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। 9वीं शताब्दी में उसने मुर्तियारों से इस डेल्टा को हत्या लिया। He built the town of Tanjore and a temple of goddess निशंभुसुदनी there। उन्होंने वहाँ एक तंजौर नाम का नगर बसाया और एक मंदिर बनाया जो माता या देवी निशंभुसुदनी का था, निशंभुसुदनी। The successor of Vijayala conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power। जो उत्तराधिकारी हुए विजयाला के, उन्होंने आसपास के राज्यों को और स्थानों को जीता जो अभी उदय होने लग रहे थे, जिनका अभी बढ़ना चल रहा था। The Pandyan and the Pallav territory due to the south and north were made part of this kingdom। पांड्यन और पल्लव जो क्षेत्र थे, राज्य थे, वो इस राज्य के हिस्सा बने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु बुल्ट द टाउन ऑफ तंजौर? हु बुल्ट द टाउन ऑफ तंजौर? ओके, हु लिखेंगे पहले, WHO हु बुल्ट द टावर ऑफ तंजौर। ओके, और बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो हु बुल्ट द टावर ऑफ तंजौर, आप वहाँ पे लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे आप वहाँ पे? विजयाला। हु बुल्ट द टाउन ऑफ तंजौर? विजयाला, VIJAYALA, विजयाला। विजयाला built the tower of Tanjore, town of Tanjore। Okay, yes, move further। राजराजा फर्स्ट considered the most powerful चोल रूलर। राजराजा प्रथम को चोल राजाओं में सबसे ताकतवर राजा माना जाता है। बीकम किंग इन 985, जो 985 में राजा बना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, व्हेन द राजराजा फर्स्ट बीकेम, व्हेन डिड द राजराजा फर्स्ट बीकम किंग? when did राजराजा फर्स्ट, और ये बीकेम की जगह बी कम हो जाएगा, ओ आ जाएगा, बीकम किंग और क्वेश्चन मार्क। when did राजराजा फर्स्ट बीकम किंग, ओके, और क्वेश्चन मार्क। और आंसर लिखेंगे, राजराजा फर्स्ट बीकम किंग इन 985। ओके, चलिए, दो क्वेश्चन हो गए।
अब आते हैं एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरियाज, और उसने ज़्यादातर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। ही आल्सो रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उसने राज्य के पूरे राज्य के जो राज्य था पूरा, उस पे एम्पायर के जो शासन था उसको भी उसने रीऑर्गेनाइज किया, फिर से ऑर्गेनाइज किया। राजराजाज सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज, राजराजा का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, उसने भी उन्हीं नियमों को, उन्हीं कायदे कानूनों को चलाया। एंड इवन राइडेड द गंगा रैली, और उसने गंगा वैली पर भी आक्रमण किया। श्रीलंका पर, एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देशों पर भी। डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशन, और इन आक्रमणों के लिए उसने एक नेवी यानी जल सेना का क्या किया, गठन किया, डेवलप की, बनाया। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, स्प्लेंडेड कहते हैं शानदार, शानदार मंदिर और कांस्य की मूर्तियाँ। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगकोंडा चोलपुरम, बड़े मंदिर तंजौर के और गंगकोंडा चोलपुरम बुल्ट बाई राजराजा एंड राजेंद्र, ये राजराजा और राजेंद्र के द्वारा बनाया गया। राजराजा ने बनवाया था बिग टेम्पल ऑफ तंजौर, जो अभी हमने बताया था, और ये जो बनाया था गंगकोंडा चोलापुरम, ये राजेंद्र के द्वारा बनाया गया। ओके। आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स, ये आर्किटेक्चर में और मूर्तियों में मार्वल्स हैं। मार्वल्स कहते हैं मतलब बेहतरीन, सुपर्ब, एकदम फर्स्ट क्लास। चोल टेम्पल्स ऑफ्टन बिकम द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट विच ग्रीव अराउंड दैम, जो चोल मंदिर थे वो अक्सर आकर्षण का केंद्र बन जाते थे उस जगह पर जहाँ वो बनते थे, उसके आसपास की जगहों के लिए। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये कला का केंद्र थे। टेम्पल्स वर आल्सो एंडाउड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, और जो मंदिर थे उनमें राजाओं के साथ साथ दूसरे भी भूमि दे करके मदद किया करते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, और इस ज़मीन से जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी मिलता था, वेंट इन टू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट्स हु वर्कड एट द टेम्पल, इससे उनकी देखभाल की जाती थी। जो भी स्पेशलिस्ट यानी मतलब क्या बोलते हैं उनको, विशेषज्ञ, जो भी विशेषज्ञ वहाँ पर काम कर रहे थे, उनकी मेंटेनिंग कैसे होती थी, उनका खाना खर्चा सब कुछ किस चीज़ से होता था, उस ज़मीन से निकलता था जो राजा और दूसरे अन्य लोग मंदिर के आसपास देते थे। एट द टेम्पल, और मंदिर में, एंड वेरी ऑफ्टन लिव्ड नियर इट, और जो अक्सर उसी के आसपास ही रहते थे, जैसे प्रीस्ट, पुजारी, गार्लैंड मेकर, है ना, जो मतलब मालाएं वगैरह बनाने वाले होते हैं, कुक्स, जो खाना बनाने वाला होता है, स्वीपर, सफाई करने वाला, म्यूजिशियन, जो वहाँ पर जंजीरें वगैरह बजाते थे, डांसर्स, जो नृत्य करते थे वहाँ पर, इत्यादि। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्रोसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर मात्र पूजा की जगह नहीं थे, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे। अमंग द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद द टेम्पल, उन कलाओं में जो मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी,
मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज मोस्ट डिस्टिंक्टिव। उनमें कांस्य प्रतिमाएं बनाना सबसे मतलब महत्वपूर्ण था। चोल ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंगेस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो चोल राज्य में बनी हुई कांस्य मूर्तियां हैं वे दुनिया की सबसे बेहतरीन मूर्तियों में शुमार की जाती हैं। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ द डेटीज़, ज़्यादातर जो मूर्तियां थीं वो डीटीज़ यानी नर्तकियों की थी। समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, कभी कभी जो डिवोटी होते थे, भक्त होते थे, उनकी भी तस्वीरें बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और इरिगेशन कहते हैं मतलब पानी देना फसलों में, सिंचाई। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोल्स वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स ऑफ द चोल वर मेड पॉसिबल, चोलों की पॉसिबल की गई थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स, नए डेवलपमेंट्स में इन एग्रीकल्चर, कृषि में। लुक एट मैप 2 अगेन, दूसरे मैप पे देखिए। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ into several small channels before emptying into the Bay of Bengal। आप देखेंगे कि कावेरी में से छोटे छोटे बहुत सारे चैनल्स निकलते हैं, बहुत सारी नाले निकलते हैं बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। दी चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, अक्सर ये जो चैनल हैं ओवरफ्लो होते रहते हैं। ओवरफ्लो मतलब इनमें पानी ऊपर निकलता रहता है। डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स, और जब ये ओवरफ्लो होता है तो वो डिपॉजिट करते हैं मतलब निकाल देते हैं फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ भूमि को, उपजाऊ ज़मीन को, देयर बैंक्स, अपने किनारों पर। वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, और उन्हीं चैनल्स में से मॉइस्चर भी निकलता है। मॉइस्चर पता ही है आपको क्या होता है, यानी कि नमी, जो जमीन कृषि के लिए आवश्यक है। पार्टिकुलरली दी कल्टीवेशन ऑफ राइस, ज़्यादा विशेष तौर पर धान की खेती के लिए। आल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यद्यपि कृषि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में डेवलप हो चुकी थी उन दिनों में। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर द लार्ज स्केल कल्टीवेशन। लेकिन ये छठी और 5वीं और 6ठी शताब्दी में ही हुआ कि जब इस क्षेत्र को कल्टीवेशन के लिए इतने बड़े स्तर पर खोल दिया गया। फॉरेस्ट्स हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, कुछ जगहों पर फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, कुछ जगहों पर भूमि को समतल किया गया। इन द डेल्टा रीजन, और डेल्टा जहाँ था, एम्बेकमेंट हैड टू बी बुल्ट, एम्बेकमेंट बनाए गए, पुस्ते बनाए गए, पुस्ता कहते हैं या मेड़ कह सकते हैं आप, जब मिट्टी को ऊंचा कर एक जगह ऊंचा लगाया जाता है। टू प्रिवेंट फ्लूडिंग एंड कैनल हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड, जिससे कि जो फ्लूड है मतलब बाढ़ है वह उससे बचा जा सके। एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड, और या कैनल्स बनाए जा सकें, नाले बनाए जा सकें। ओके, आइए कैरी वाटर टू द फील्ड्स, और उन नालों की सहायता से पानी को खेतों में पहुंचाया जा सके। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्राउंड इन ए ईयर, बहुत सारे हिस्सों में एक साल में कई फसलें ली जाती थी। इन मैनी केसेस, और बहुत सारे मामलों में इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, मतलब जो क्रॉप्स होती थी, फसलें होती थी, उन्हें आर्टिफिशियली पानी देना पड़ता था। मतलब प्राकृतिक रूप से जो पानी होता था जैसे वर्षा का या फ्लड का या नमी सा, उनके अलावा भी पानी देने की ज़रूरत पड़ती थी अक्सर। ए वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए कई तरह के
मेथड्स यूज़ किए जाते थे। इन सम एरियाज वेल वर डग, कई जगह पर वेल यानी कि कुएं खोदे गए थे। इन अदर प्लेसेस यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, और दूसरी जगहों पर बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे टू कलेक्ट रेन वाटर, पानी इकट्ठा करने के लिए बरसात का। रिमेंबर, याद रखें, दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर्ड प्लानिंग, कि जो सिंचाई का काम होता है उसमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजिंग लेबर, और लेबर को यानी श्रम को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। एंड रिसोर्सेज, और स्रोतों को। मेंटेनिंग दीज वर्क्स, इन कामों को मेंटेन करते हुए। एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, और यह निर्णय लेते हुए कि पानी को किस तरह से बांटा जाएगा। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, ज़्यादातर नए शासक, एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज, और उसी तरह से गांव में जो लोग रहते थे वो टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटी, एक सक्रिय भाग लेते थे इन क्रियाओं में, इन क्रियाकलापों में, मतलब अच्छे से हिस्सा लिया जाता था, लोग महत्व जानते थे उस चीज़ का। दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और जो राज्य था उसका शासन कैसे चलता था, उसे प्रशासन कैसे होता था। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट, किसानों का व्यवस्थीकरण। नाउन एज उर, उसे उर कहा जाता था। बिकम प्रोस्पर्स विद द स्पिरिट ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, जैसे जैसे सिंचाई की भूमि बढ़ती गई तो किसान धनवान होते गए। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू, और ऐसे बहुत सारे गांव मिलकर के नाडू बनाते थे, उसे नाडू कहा जाता था। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। अब नाडू और गांवों की इस सभा मिलकर के प्रशासन के कई सारे कार्य करती थी, जिसमें न्याय और कर वसूली था, कर को वसूलना भी था। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट। जो रिच पीजेंट्स थे, अमीर किसान, ऑफ द वेला कास्ट के, एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू, वो नाडू के जो अफेयर्स थे, मतलब मामले थे, उनके ऊपर उनका कंसिडरेबल कंट्रोल रहता था। अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, और ये सब सेंट्रल चोल गवर्नमेंट के सुपरविजन में होता था, उसके ही अंडर में होता था। द चोल किंग गेव सम रिच लैंडलॉर्ड्स टाइटल, और जो कुछ धनी लैंडलॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, उन्हें चोल राजा कोई टाइटल देते थे। टाइटल का नाम था मिवेंदलान, है ना, मुवेंदवेलन, ओके। इसका मतलब है ए वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, एक वेलन या किसान जो 3 राजाओं की सेवा करता हो। या अरियार, अरियार कहा जाता था उसे, यानी मुख्य, इत्यादि। एज मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट, ये सम्मान की पहचान थी। एंड एंट्रस्टेड दैम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण कार्यालय दिए जाते थे, ओके। ये टाइप्स ऑफ लैंड्स आ गया, एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड्स, चोल इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, उन्होंने कई तरह से बांटा हुआ था ज़मीन को चोल राजाओं ने। एक था वेलन वगाई, एक ज़मीन को कहा जाता था वेलन वगाई, उसका अर्थ होता था लैंड ऑफ नन ब्राह्मण पीजेंट, यानी प्रोप्रिएटर, जो
गैर ब्राह्मण किसानों की ज़मीन होती थी। फिर होता था ब्रह्मदेया, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण। ब्रह्मदेया मतलब ब्राह्मण को दिया हुआ ज़मीन, उसे जो गिफ्ट की गई है ब्राह्मण को। फिर होता था सलभग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। सलभग यानी जो स्कूल के लिए ज़मीन दी जाती थी। फिर होता था देवदाना या तिरुनामत्तुकनी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, जो मंदिर के लिए ज़मीन दी जाती थी। देवदान या तिरुनामुत्तुकनी। और एक होता था पल्ली चन्नदम, पल्ली चन्नदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। जो ज़मीन जो थी जो जैन विद्यालयों के लिए दी जाती थी वो ज़मीन। इनफ फॉर टुडे एंड द कोड ऑफ दिस वीडियो इज़ G2। G2 नाम के साथ लिखेंगे G2, नेम एंड G2। एंड जल्दी से जल्दी इसका जो वर्क दिया गया है वो कंप्लीट करके मुझे भेजें। 7th क्लास के बच्चे थोड़े लेज़ी लग रहे हैं, दे आर नॉट सेंडिंग द वर्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कल हम इसकी बुक एक्सरसाइज भी कर लेंगे जो बचा हुआ चैप्टर है उसके साथ साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।